तो भाई मैंने तुम लोगों को बता दी थी इसकी एक शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। आप धीरे धीरे करके एक एक प्रिंसिपल को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बहुत बहुत ही छोटे टाइम में, ठीक है। हर थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से देखेंगे। भाई हेनरी फेयोल पहला प्रिंसिपल देता है डिवीजन ऑफ वर्क। इसमें ये क्या कहता है कि कंपनी का जितना भी काम है ना उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाएगा। और कैसे बांटा जाएगा? अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन और उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग। हर बंदे को वो काम मिलेगा जिसमें वो एक्सपर्ट होगा। और आप जब एक ही काम को डे टू डे बेसिस पे रोज करते हो तो आपको क्या मिल जाती है? उसमें स्पेशलाइजेशन मिल जाती है, ठीक है। और इससे क्या होगा? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होगा और एफिशिएंसी बढ़ेगी आपकी। तो बेसिकली ये हमें स्पेशलाइजेशन दे रहा है। क्या दे रहा है? स्पेशलाइजेशन। और हमारी एफिशिएंसी को क्या करता है? इंप्रूव कर लेता है। तो ये तो पहला प्रिंसिपल हो गया। फेयोल कहता है दूसरा है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप लोगों को अगर काम बांटोगे, ठीक है, आपने डिवीजन ऑफ वर्क तो कर दिया, उसको जब काम बांटा तो आपने उसको क्या दे दी? रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशन, ठीक है, मतलब ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द वर्क। आपने उसको एक कर्तव्य दे दिया कि तेरे को ये पूरा करना ही करना है। अब आपने उसको काम दिया, आप तो घर चले गए, ठीक है। आपने उसको अथॉरिटी नहीं दी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? पावर टू टेक डिसीजन, ठीक है। कुछ थोड़ी सी ऐसी पावर जिसको वो खुद से खुद क्या ले सके, किसी से पूछना ना पड़े, डिसीजन ले सके। तो देखा जाए जब उसको आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, अब उसको रॉ मटेरियल चाहिए लेकिन आपने उसको बोला नहीं कि तू खुद जा सकता है, तो भाई आपका काम क्या हो गया? डिले हो गया, ठीक है। तो अथॉरिटी के साथ थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ थोड़ी सी अथॉरिटी भी क्या है? जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो अगर काम कंप्लीट होगा तो उसके लिए थोड़ी सी पावर की जरूरत पड़ेगी। फ्यूल कहता है कि आप पावर दो लेकिन आप अथॉरिटी के रिस्पॉन्सिबिलिटी के बराबर दो। अगर अथॉरिटी आपकी क्या हो जाएगी? अथॉरिटी ज्यादा हो जाएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तो यहां पर क्या होने लगेगा? मिसयूज होने लगेगा। ये बंदा अपनी पावर का क्या करेगा? गलत यूज करेगा। और अगर अथॉरिटी कम हुई और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा तो इसको अपने ऊपर बर्डन फील होने लगेगा। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि एक तरीके से अगर आप उसको काम देते हो तो उसको पावर भी देनी ही देनी है। चलो ये भी दे दिया आपने। अब देखें अगर हम बात करें डिसिप्लिन की, भाई प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन हमें क्या बताता है? जितने भी सबऑर्डिनेट काम कर रहे हैं, जितने भी सुपीरियर काम कर रहे हैं, सबके लिए कंपनी में सेम रूल होने चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी कमिटमेंट देता है, चाहे वो अगर मैनेजमेंट भी कमिटमेंट दे रहा है वर्कर को, तो पूरे अपने कमिटमेंट उन्हें करने ही पड़ेंगे। और अगर वो अपने कमिटमेंट को फुलफिल नहीं करते हैं तो सबके लिए थोड़ी बहुत पेनल्टीज होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुपीरियर के लिए रूल्स अलग है और सबऑर्डिनेट को ही दबाया जा रहा है, ठीक है। तो हर तरीके का अगर डिसिप्लिन बना रहता है तो इससे क्या होता है? बहुत सारे काम बहुत अच्छे तरीके से चलते हैं। तो हमारे डिसिप्लिन, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन का होना हमारी कंपनी में बहुत ज्यादा जरूरी है और ये सबके लिए एप्लीकेबल होना चाहिए, वेदर दे आर सबऑर्डिनेट और दे आर सुपीरियर। क्लियर? तो आपने डिसिप्लिन भी बना लिया। अब यूनिटी ऑफ कमांड की अगर मैं बात करूं, कमांड का मतलब है भाई देखो हर एक बंदा, ठीक है, एक बंदा अकाउंटेबल होना चाहिए सिर्फ एक बॉस के लिए, ठीक है। मतलब एक बंदे को सिर्फ, मतलब वन पर्सन वन बॉस, ठीक है। बेसिकली इसकी टैगलाइन यही है, वन पर्सन वन बॉस। एक बंदे को सिर्फ एक बॉस से ही काम मिलना चाहिए। अगर मैं, पापा आपके, आपकी मम्मी आपको एक साथ काम देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे किसका काम पहले करना है, और हम तीनों का ही काम नहीं हो पाएगा तो आपको डांट सबसे पड़ेगी। तो वो कहता है कि आप एक बंदे को एक टाइम पे सिर्फ एक ही बॉस दो, ठीक है। अगर काम नहीं होगा ना तो वो एक ही को रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। तो बेसिकली ये है आपका यूनिटी ऑफ कमांड, वन पर्सन वन बॉस। क्लियर है ये चीज? अब है हमारे पास भाई यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है वन यूनिट वन प्लान, ठीक है। इट मींस जितने भी एफर्ट्स कर रहे हैं हमारे एम्प्लॉयज, हमारे सुपीरियर, हमारा मैनेजमेंट, सबके एफर्ट्स किस तरफ जाने चाहिए? कॉमन गोल की तरफ जाने चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर वो अलग अलग डायरेक्शन में एफर्ट्स करते भी हैं तो भाई इस प्रिंसिपल का काम होता है उन सबके एफर्ट्स को एक ही डायरेक्शन में लेके आना। मतलब ये कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा देता है, ठीक है। जब वो कोऑर्डिनेट करने लग जाएंगे तो हमारा कॉमन गोल क्या हो जाएगा? अचीव हो जाएगा। तो ये है आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वन यूनिट वन प्लान, ठीक है। सबके अपने कॉमन ऑब्जेक्टिव होंगे हर यूनिट के, लेकिन उन सबका एक ही कॉमन गोल है, वो है ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो बेसिकली ये प्रिंसिपल क्या कर रहा है? ये सबके कॉमन ऑब्जेक्टिव को एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल पे लेके आ रहा है। फिर है इनिशिएटिव की बात। अगर मैं इनिशिएटिव की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है कि एक टॉप लेवल मैनेजमेंट को हर कंपनी में अपने एम्प्लॉयज को क्या देना चाहिए? एक मौका देना चाहिए कि आगे बढ़ के आओ और जितने हमारे प्लान्स एंड पॉलिसीज बन रहे हैं उसमें अपनी एडवाइस दो, ठीक है। अपने कुछ ना कुछ सजेशंस दो और मैनेजर्स को क्या करना चाहिए? उनके सजेशंस लेके उसको अप्लाई करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वो आपके लिए सही निकलते हैं तो उनके लिए कुछ ना कुछ भाई पीयर रिकॉग्निशन या कोई भी मॉनिटरी बेनिफिट या एक तरीके से कोई भी गिफ्ट वगैरह करवाना ही चाहिए, ठीक है। जिससे कि क्या होगा? उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है, और उनकी सेटिस्फेक्शन भी बढ़ेगी। तो ये है इनिशिएटिव, जिसमें एम्प्लॉयज बढ़ चढ़ के जब डिसीजन वाले कोई भी फैसले लिए जाते हैं तो उसमें सामने आते हैं। उसके बाद है इक्विटी। अगर मैं इक्विटी की बात करूं, इक्विटी का मतलब क्या होता है भाई? हर एक को फेयर ट्रीटमेंट दिया जाएगा हमारी कंपनी में।
चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। मतलब कास्ट क्रीड जेंडर के बेसिस पे कभी भी किसी को जज नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप पियोन को सेम सैलरी दे रहे हो और मैनेजर को सेम सैलरी दे रहे हो। बात सैलरी की नहीं है, बात है रिस्पेक्ट दोनों को बराबर मिलनी चाहिए, ठीक है, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा, अगर दोनों की क्वालिफिकेशन भी सेम है लेकिन आप एक को अलग तरीके से ट्रीट करते हो, दूसरे को अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हो, तो इट मींस आप प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को वायलेट कर रहे हो। इससे क्या होगा, आपकी इमेज बेकार हो जाएगी, आपके एम्प्लॉयज जाने लगेंगे आपके पास से, ठीक है। तो ये नहीं होने देना है, सबको फेयर ट्रीटमेंट आपने देना है, ये है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। अब रिमेनिंग 7 है, इनको जरा एक बार लिख लो अपनी कॉपी में, और इनके जो शॉर्ट आपने मेरे से सुने उसे लिख लो, ठीक है, नोट कर लो उसके सामने, फिर मैं आगे बाकी के आपको साथ बता देता हूं। तो भाई अब हमारे पास आ गए हमारे रिमेनिंग 7 और हैं प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे किस पे, एफडब्ल्यू टेलर के, ठीक है। तो 8वां कहता है भाई एस्पिरेट डे कॉर्प्स। एस्पिरेट डे कॉर्प्स का मतलब होता है भाई इसमें मैनेजर को आई को वी के साथ रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आई का मतलब सिर्फ मैं होता है और वी का मतलब होता है हम। बेसिकली ये प्रिंसिपल कहता है कि आपको कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन दोनों बनाना पड़ेगा आपकी टीम में, ठीक है। अगर आपकी टीम एक साथ मिलके काम करेगी और नेशनल गोल बहुत अच्छे से अचीव होगा, फिर आपको पेनल्टी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आपकी टीम में कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन दोनों है तो वो मिलके काम करेंगे और अपने काम को बहुत ईजी बना लेंगे। ये एस्पिरेट डे कॉर्प्स कहता है आपका। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर की अगर मैं बात करूं, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या कहता है, हेनरी फेयोल ने बोला है कि एक कंपनी में, ठीक है, मैन और मटेरियल दोनों की एक ढंग की प्लेस होनी चाहिए, फिक्स प्लेस होनी चाहिए। जैसे मान लो कि आप अपने स्कूल से आके सारी चीजें इधर उधर फेंक देते हो, दूसरे दिन सुबह उठ के ढूंढते हो, नहीं मिलता, मम्मी ये दे दो, मम्मी वो दे दो, नहीं मिलता उन्हें। लेकिन मम्मी अगर आपको बोले, मम्मी अगर किचन में जाती है, कोई बर्तन उन्हें ढूंढना है, तुरंत आंख बंद करके भी उठा लेंगे, यहाँ रखा था। इट मीन्स उन्होंने हर चीज का एक फिक्स प्लेस क्या कर रखा है, डिसाइड कर रखा है। तो वो कहता है कि अगर आप फिक्स प्लेस बना के रखोगे, वो भी ऑर्डर में रखोगे चीजों को, तो होगा क्या, फिर आपको ना इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, डायरेक्ट आपको वो चीज वही मिल जाएगी। रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज की अगर मैं बात करूं, रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब है कि आप अगर अपने एम्प्लॉयज से काम लेते हो तो उनको ढंग की सैलरी देनी है, कॉम्पिटिटिव सैलरी देनी है, जिनसे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बना रहे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर उनका बना रहेगा, इससे क्या होगा भाई, वो कभी भी ना आपकी जॉब छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि जितनी वो मेहनत दिन रात आपकी कंपनी के लिए कर रहे हैं, उनके खुद के कुछ पर्सनल गोल भी है। अगर उन्हें उतनी सैलरी नहीं मिलेगी तो उन्हें कोई मतलब भी नहीं है कि हमारी मेहनत जा रही है, हमें सैलरी नहीं मिल रही। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन इसी के साथ साथ आपको एक चीज और देखनी है, वो कंपनी की पेइंग कैपेसिटी में भी होना चाहिए। ये नहीं कि एम्प्लॉय मुंह फाड़ के आपसे मांग रहे हैं, आप दे रहे हो, कंपनी के बस की भी होनी चाहिए उतना देना। फिर स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल की अगर मैं बात करूं, स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्थिरता बनाना। तो आप जितने भी इंप्लॉइज रखोगे उन्हें जल्दी जल्दी टर्मिनेट नहीं करना है, उन्हें जल्दी जल्दी ट्रांसफर नहीं करना है, ठीक है। उन्हें आपने फीलिंग देनी पड़ेगी जॉब सिक्योरिटी की, कि आपकी जॉब सिक्योर हो, आप मन लगा के काम करो। क्योंकि इंप्लॉय जब तक डरता रहेगा तब तक वो अपने 100% कैपेसिटी से काम नहीं करेगा। तो आप उन्हें स्टेबलाइज कर दो, आप उन्हें बोलो कि आपकी जॉब पक्की है, आप आराम से काम करो, आपको 200% देंगे वो अपनी जॉब में। क्लियर। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या होता है भाई, आपने क्या करना है, जितने भी आपके एम्प्लॉयज हैं उनको चेक करते रहना है कि क्या उनका कोई पर्सनल गोल भी है, क्या उनका कोई इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी है जिसकी तरफ वो मिलके काम कर रहे हैं। अगर बंदा इंडिविजुअल इंटरेस्ट की तरफ जा रहा है आपकी कंपनी में रह के, तो वो कभी भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प नहीं करेगा। तो मैनेजर का काम यहाँ पे बनता है कि उनके इंडिविजुअल इंटरेस्ट को जर्नल इंटरेस्ट बनाना, ठीक है, उनके सारे इंटरेस्ट को इधर लेके आना और पहले कंपनी के गोल को क्या करवा लेना, अचीव करवा लेना। क्योंकि अगर वो किसी और डायरेक्शन में गए तो आपका गोल अचीव नहीं होगा। फिर है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर इन फ्यू हैंड्स और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर इन मैनी हैंड्स। सेंट्रल, जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, सिर्फ एक ही और सबको देखती है, वही है सेंट्रलाइजेशन। तो छोटी कंपनीज क्या करती हैं, पावर अपने हाथ में रखती है, क्योंकि वहां पे इतना काम नहीं होता, इतने एम्प्लॉयज भी नहीं होते, तो वो खुद के बड़े बड़े सारे फैसले खुद ही ले लेते हैं। क्लियर। तो वो सेंट्रलाइजेशन है। और अगर वो सोचते हैं कि हमारी कंपनी में ऐसे एम्प्लॉयज है जो काफी कॉम्पिटिटिव है और खुद फैसले लेने के लायक है, तो आप क्या करोगे, अपने बर्डन को थोड़ा कम करने के लिए उनमें अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट दोगे, ठीक है। और ऐसा ज्यादातर कौन करता है, बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं। लेकिन फेयोल, हमारे हेनरी फेयोल ये भी कहते हैं कि आप एक कंपनी कंप्लीटली सेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए और कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए। आपको दोनों का क्या लेना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। फिर है आपके पास लास्ट स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या है, ये लाइन ऑफ अथॉरिटी है जिसमें सुपीरियर्स है हर एक लेवल पे, ठीक है। तो ये कहता है कि ये जो ट्राइंगल है आपका, ये लाइन ऑफ अथॉरिटी को दिखाता है
ये आपके सुपीरियर है, ठीक है। तो कोई भी ऑर्डर अगर पास होगा तो पहले सी बी को बोलेगा, बी ए को बोलेगा, तभी ए पे बात जाएगी। तो अगर ए को ई पे पहुंचानी तो ए डी से और डी ई से, कोई भी इस चीज को ब्रेक नहीं करेगा। जैसे सी को ई से बात करनी है तो वो इससे बात नहीं कर सकता। लेकिन एक इसमें एक्सेप्शन है, ठीक है, जिसमें अगर कोई भी अर्जेंट इंफॉर्मेशन है या बहुत इमरजेंसी है तो आप किसका यूज करोगे, आप यूज करोगे गैंग ब्लैंक का। किसका? गैंग ब्लैंक का, ठीक है। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया हुआ है जिसमें आप क्या कर सकते हो, इस सिचुएशन में, अर्जेंट सिचुएशन में डायरेक्ट बात कर सकते हो। मतलब सी डायरेक्ट ई से कांटेक्ट कर पाएगा। ये हो गए आपके सारे 14 प्रिंसिपल हेनरी फ्योल के। अब हम करेंगे एफडब्ल्यू टेलर के। क्लियर है ये चीज? भाई अब हम अपने चैप्टर के बिल्कुल एंड पे आ चुके हैं, ठीक है। बहुत थोड़ा सा हमारा रह गया है भाई। और भाई मैं तुम लोगों की ना तारीफ करता हूं कि तुम लोग मेरे साथ बने हुए हो अभी तक, ठीक है। वरना भाई मैं कसम से अगर तुम्हारी जगह होता ना तो अभी तक तो छोड़ के भाग चुका होता। लेकिन तुम नहीं भाग रहे हो ना, और यही चीजें तुम्हें जीत दिलाएंगी, याद रखना, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पे, जो कि किसने दिए थे? हमारे एफडब्ल्यू टेलर ने, ठीक है, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने। तो वो पहला अपना प्रिंसिपल देता है, साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। आपने 10th में साइंस का एक रूल ऑफ थंब पढ़ा था, ठीक है, समथिंग ऐसे करके था कुछ। तो ये कहता है कि मैनेजमेंट में साइंस एक रूल ऑफ थंब नहीं है, ठीक है। क्योंकि रूल ऑफ थंब क्या है ना, एक तरीके के आपके इंट्यूशन पे, आपकी थिंकिंग पे, हिट एंड ट्रायल मेथड पे ऐसे मैनेजमेंट नहीं चलता, ठीक है। तो रूल ऑफ थंब का मतलब होता है एक तरीके की डिक्टेटरशिप, तानाशाही जिसको बोला जाता है, जिसमें आप क्या करते हो, आप उसमें सोचते नहीं हो कुछ भी करने से पहले। तो एफडब्ल्यू टेलर यही कहता है कि आप जब साइंस को अप्लाई करोगे मैनेजमेंट में तो ये रूल ऑफ थंब नहीं है, इसमें आपकी सोच, ठीक है। और आपको करना क्या पड़ेगा, कोई भी काम करने से पहले थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप थिंकिंग बिफोर डूइंग करोगे तो आप क्या करोगे, कभी भी हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज नहीं करोगे कि ये लगा के देख लेता हूं, ये रिजल्ट मिलेगा, ये कर लेता हूं। ये सब नहीं करना, आपको वेस्टेज ऑफ रिसोर्स नहीं करना, ठीक है। आपने क्या करना है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप क्या करोगे, एक साइंटिफिक इंक्वायरी करोगे। अगर कोई भी टारगेट आपको फिक्स करना है, कोई भी आपको ये देखना है कि एक टारगेट को करने का कितना टाइम होना चाहिए, टाइम स्टडी परफॉर्म करो। टाइम स्टडी करने से क्या होगा, आप उसे चेक करो पूरे दिन की किसी काम को करने के कितना टाइम स्टैंडर्ड होता है, उसके बाद उसे फिक्स कर दो। बेसिकली यही है साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। मतलब अगर जब भी साइंस होगा मैनेजमेंट में अप्लाई तो वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे चलेगा, रूल ऑफ थंब पे नहीं चलेगा। मैनेजर को हमेशा देखना पड़ेगा कि क्या ये चीज सही में लॉजिकली है या नहीं है। अपनी पास्ट जजमेंट लाके वही अप्लाई नहीं होनी चाहिए कि लास्ट टाइम ये किया था और ये रिजल्ट मिला था तो जरूरी नहीं है भाई इस बार भी मिले। इसीलिए हम कहते हैं साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। फिर है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी क्या होता है भाई, सब में बना के चलना, और डिस्कॉर्ड होता है एक तरीके का डिसएग्रीमेंट या फिर आर्ग्यूमेंट। तो बेसिकली हर कंपनी में ना दो तरीके के ग्रुप होते हैं, एक होता है वर्कर और दूसरा होता है क्या आपका मैनेजमेंट। तो वर्कर्स को हमेशा क्या लगता है कि हम तो ओवरबर्डन है, ठीक है, हमारे ऊपर भाई लादा जा रहा है बहुत काम और सैलरी के नाम पे कुछ नहीं दिया जाता। मैनेजमेंट कहता है कि वर्कर कामचोर है, ठीक है, ये तो कुछ करते ही नहीं है। तो बेसिकली इनके बीच में भी क्या चल रहा है, डिस्कॉर्ड चल रहा है। ये इनका क्या है, मेंटली प्रॉब्लम है। इनको जरूरत किस चीज की है, मेंटल रिवॉल्यूशन की जरूरत है। मतलब इन्हें बदलाव किस चीज का करना है, मेंटली अपने सोच का करना है, ठीक है। तो बेसिकली इस प्रिंसिपल का कहना है कि हार्मनी होनी चाहिए, डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए। किसके बीच में, वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में। कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वर्कर क्या है ओवरबर्डन और मैनेजमेंट क्या है एक तरीके से बिल्कुल खुला घूम रहा है, ठीक है। तो हमें करना क्या पड़ेगा, इन दोनों का मेंटल रेवोल्यूशन करना पड़ेगा। मैनेजमेंट को वर्कर का सपोर्ट चाहिए और वर्कर को क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट का काम करना ही पड़ेगा। फिर है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। भाई ये इसका क्या है, ये एक तरीके का इसका अपडेटेड वर्जन है, ठीक है। ये क्या कहता है कि अगर एक कंपनी में वर्कर और मैनेजमेंट नाम के दो ग्रुप होते हैं, ठीक है, तो वर्कर क्या करे, वर्कर कॉपरेट करे, ठीक है, और मैनेजमेंट भी वर्कर का साथ दे, ठीक है। वर्कर को कॉपरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्कर को मैनेजमेंट का साथ देना है अगर, तो कभी भी स्ट्राइक पे नहीं जाएगी, ठीक है। जब भी उसे कोई प्रॉब्लम है तो वो उसे अलग तरीके से डील करे, लेकिन कभी भी काम को नहीं रोकेगी बीच में, ठीक है। अगर वो स्ट्राइक पे जाएंगे तो इससे क्या होगा, कंपनी का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो वर्कर को कभी ये नहीं करना। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट एक ग्रुप है, उसे क्या नहीं करना, उसे अपने वर्कर पे ओवरबर्डन नहीं करना और उनका काम में साथ जरूर देना है, ठीक है। उनसे खुद से पूछना है, जब भी कोई डिसीजन आप लेने वाले हो, कोई स्टैंडर्ड सेट करने वाले हो, तो आप अपने वर्कर को बुला के एक बार कॉन्फिडेंस में ले लो कि अगर ये सेट हुआ तो आपके कहने पे ही हुआ, तो अब आपको काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर उनके सामने उनसे पूछ के फैसले लिए जाएंगे तो वो कभी भी उस काम को करने में आनाकानी
नहीं करेंगे, ये मैनेजमेंट का काम है। और जब भी आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो तो आप क्या करो, आप वर्कर के साथ जरूर बांटो, ठीक है। तो ये है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, जो कि इसका एक तरीके से अपडेटेड वर्जन है। यहां मेंटल रेवोल्यूशन है, यहां दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर इन देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। एफडब्ल्यू टेलर कहता है कि एक तरीके से ना, जब हमारे इंडस्ट्रियल प्रोस्पेरिटी है जो किस पे डिपेंड करती है, वो वर्कर की एफिशिएंसी पे डिपेंड करती है। वर्कर की एफिशिएंसी डिपेंड करती है उसकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे। और वो ये कहते हैं कि जब भी आप अपनी कंपनी के वर्कर चुनोगे तो आपको क्या करना है, आपको सही तरीके से उन्हें जज कर लेना है, उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी स्किल्स, हर चीज देखनी है कि आपकी कंपनी के लिए वो ठीक है या नहीं है। और अगर आप चाहते हो आपकी कंपनी और ज्यादा ऊपर जाए तो आप उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग के लिए भेजो, ठीक है। अगर आप उन्हें टाइम टू टाइम भेजोगे तो इससे उनमें कॉन्फिडेंस आएगा, उनके लिए नए रास्ते खुलेंगे और वो आपकी कंपनी में बने रहेंगे और अपना 100% भी देंगे। क्लियर है ये चीज? तो आपको जब भी प्रोस्पेरिटी लेके आनी है तो आपने अपने वर्कर का क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। ये हो गए आपके चारों साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब मैं आपको एफडब्ल्यू टेलर की क्या बताऊंगा, ठीक है, एफडब्ल्यू टेलर की कुछ टेक्निक्स बताऊंगा जो साइंटिफिक टेक्निक है। क्लियर है? और ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है, तो बस थोड़ा सा और उसके बाद खत्म। क्लियर? तो भाई हम आ गए हैं अब अपने बिल्कुल लास्ट टॉपिक पे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। कई बार इसमें से ना क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन अगर इसमें से बना और कहीं तुम ना बन जाओ, इसीलिए मैं तुम्हें पहले ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखो, हमारे टॉपिक का नाम है भाई, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने हमें साइंटिफिक टेक्निक्स बताई थी, ठीक है। तो इसमें कुछ टेक्निक्स है, अभी मैंने आपको उसके 4 प्रिंसिपल बता दिए थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के। अब उसकी कुछ टेक्निक्स है, जैसे पहला है यहाँ पे फंक्शनल फोरमैनशिप, ठीक है। अब ये फंक्शनल, ये तो काम से रिलेटेड है, पता चल रहा है, ठीक है। तो फंक्शनल फोरमैनशिप क्या होता है? एक ऐसी साइंटिफिक टेक्निक है जिसमें टेलर ने क्या कहा था, टेलर ने कहा था कि एक कंपनी जो है वो 2 डिपार्टमेंट में बटी होती है। एक होता है प्लानिंग डिपार्टमेंट और दूसरा होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। कौन कौन से? एक प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है और दूसरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि अगर आप चाहते हो कि वर्कर बहुत ज्यादा एफिशिएंट रहे तो वर्कर को कभी भी प्लानिंग का बर्डन नहीं देना, ठीक है। वर्कर सिर्फ कहां पे काम करे, सिर्फ अपने प्रोडक्शन पे ध्यान दे और अपने काम पे ध्यान दे, ठीक है। तो बेसिकली उसने ये बोला कि आप क्या करो, अगर आप चाहते हो कि प्लानिंग भी बहुत अच्छे से चले और प्रोडक्शन भी बहुत अच्छे से चले तो इन दोनों डिपार्टमेंट को बांट दो, और इनके जो काम होते हैं ना, ठीक है, उसको आप हर एक बंदे को असाइन कर दो, ठीक है। और वो जो मेन बंदे होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो फोरमैन कहलाएंगे, ठीक है, जो कि अपने अपने फील्ड के क्या होंगे, एक्सपर्ट होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही उसने क्या किया, डिपार्टमेंट 2 बनाए, प्लानिंग और प्रोडक्शन। प्लानिंग के भी इसने 4 बॉस बना दिए, 1 2 3 4, और ऐसे ही इसने इसके भी 4 बना दिए, 1 2 3 4। तो टोटल मिला के वो कहता है कि कम से कम 8 बॉस होने चाहिए, 4 इन ईच डिपार्टमेंट, ठीक है। और ये क्या करेंगे, ये काम करेंगे, ऊपर ऊपर से सुपरवाइज करेंगे, गाइड करेंगे और मोटिवेट करेंगे सारे वर्कर को कि इस काम को ऐसे ऐसे करना है। और हर जो आपका फोरमैन होगा या फिर एक तरीके से एक्सपर्ट होगा, हर फील्ड में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होना चाहिए, ठीक है। उसमें एक ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जो एक लीडरशिप को दिखाए। तो बेसिकली उसने यही कहा कि आप क्या करो, प्लानिंग के 4 बॉस बना दो और प्रोडक्शन के भी 4 बॉस बना दो। टोटल मिला के 8 पार्ट में उसने इसको बांट दिया, ठीक है। इसको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, इतनी नॉलेज तुम्हारे लिए बहुत है, ये ज्यादातर आता नहीं है। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। अगर मैं स्टैंडर्डाइजेशन की बात करूं तो यहां पर जो फ्यूल है, हमारा जो टेलर है, वो इंसिस्ट करता है कि आपने क्या करना है, आपने अपने कंपनी में जितने भी गुड्स बन रहे हैं, ठीक है, जितने भी गुड्स बन रहे हैं या फिर जितना भी काम आपकी कंपनी में हो रहा है, उसका स्टैंडर्ड सेट करके रखना है, ठीक है। एक लेवल बना के रखना है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो आपके स्पेयर पार्ट्स क्यों ना हो, ठीक है। एक एक नट बोल्ट का भी ना एक आपको स्टैंडर्ड सेट कर लेना है, ठीक है, कि ये चीज इस क्वालिटी की होनी चाहिए, ठीक है। और जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसका भी एक स्टैंडर्ड बनना चाहिए, ठीक है। क्योंकि होगा क्या, अगर आप अपने स्टैंडर्ड पहले से सेट कर लोगे तो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी कहीं भी नहीं जाएगी, ठीक है। जैसे नोकिया जैसी कंपनी है, आज भी स्टैंडर्डाइजेशन को यूज कर रही है, एप्पल यूज कर रही है। आप एप्पल के फोन लेके देखो, उसके जो प्रोडक्ट होते हैं वो कभी भी बेकार नहीं आते, मतलब उनके एक एक बोल्ट का, एक एक नट का जो उन्होंने क्या कर रखा है, पहले से स्टैंडर्ड बता रखा है कि, और जो स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं उन्हें पास करके ही गुजारा जाता है, तब आगे के प्रोसेस में लाया जाता है प्रोडक्ट को, ठीक है। तो ये तो है स्टैंडर्डाइजेशन। आपका सिंप्लीफिकेशन की बात करूं, जैसे मान लो आपको पता है कि एप्पल क्या करता है, एप्पल का एग्जांपल छोड़ते हैं, जूते की बात करते हैं, ठीक है। तो जूते की अगर हम बात करें तो जूते की दुकान वाला बंदा क्या करेगा, वो जो खांचा बनवाता है जिसमें जूते रख के, वो चमड़ा रख के उसको बनाता है, पूरे जूते को बना देता है, वो अगर वो अलग अलग साइज के बनाएगा, जैसे मान लो कि ज्यादातर जूते किस साइज के बिकते हैं, उसे पता है कि बंदे 7 8 9 10 लेने आते हैं,
ठीक है, तो वो 0.5, 10.5, 10.7 के साइज का जूता क्यों बनाएगा? ठीक है, इससे क्या होगा, उसका काम बिगड़ता जाएगा। वो इसके भी अगर खांचे तैयार करने लग गया 10.7, 9.7, 7.23, तो इससे उसका काम बिगड़ेगा। उससे क्या करना है ना, एक वैरायटी की चीजें रखनी है, उसे काम को सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि अगर वो अपनी वैरायटीज को बढ़ाता जाएगा तो उसे उतना ही पैसा उसके रॉ मटेरियल में लगाना पड़ेगा, उतनी ही इन्वेंट्री उसे खरीदनी पड़ेगी। तो इससे ना काम में बहुत ज्यादा कैओस एंड कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपने काम को सिंप्लीफाई करने के लिए पहले ही बता देगा यहां पर जो जूते हैं वो आपको 6 से लेकर 10 नंबर तक के मिलेंगे। ठीक है, तो ज्यादा हौच पौच नहीं होगी उसकी फर्म में। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। अब हम आ जाते हैं भाई अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। आपका क्वेश्चन इसमें से जरूर बनता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बच्चों को दिक्कत भी आती है। यहां पर दिया हुआ है वर्क स्टडी। टेलर ने, देखा जाए हमारे एफडब्ल्यू टेलर ने क्या किया था, अपने जहां वर्क प्लेस था ना वहीं पे वर्क स्टडी परफॉर्म करी थी। उसका ये मानना था कि सारी चीजें एक साइंटिफिक अप्रोच से करी जा सकती हैं, और इन सब चीजों को प्रूव करने के लिए वो वहीं पे स्टडी करता था। वर्क के अंडर उसने सबसे पहले करी फैटीग स्टडी। फैटीग स्टडी क्या होती है, उसका ये कहना था कि आपको ये चीज फाइंड करनी पड़ेगी एक स्टडी के थ्रू कि एक बंदा कितने इंटरवल लेगा। ठीक है, कितने फ्रीक्वेंसी पे उसे इंटरवल मिलेगा और कितनी कितनी देर पे उसे इंटरवल मिलना चाहिए। ठीक है, इंटरवल की अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो कि एक बंदा बहुत ज्यादा टायर्ड है, ठीक है, बहुत ज्यादा टायर्ड है और लॉन्ग टाइम से काम कर रहा है, तो उसको तो ब्रेक मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही उसने बोला कि आप एक एवरेज वर्कर लो, उसका काम पे बिठा दो, उसे काम करने दो, 1 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए। अब अगर वो थक गया है, आपको लग रहा है उसकी एफिशिएंसी का लेवल डाउन हो गया है, तो आप उसको ब्रेक पे भेज दो। ठीक है, और तब तक उसको ऑब्जर्व करो कि जब तक वो वापस से फ्रेश होके अपने काम पे सेम एफिशिएंसी से नहीं आ जाता। ठीक है, तो उतना आप नोट कर लो कि इतना टाइम उसको लगा वापस से अपने आप को रिफ्रेश करके उसी एफिशिएंट लेवल पे आने के लिए, काम करने के लिए। और यही काम आप कम से कम 100 वर्कर के साथ करो। और जब आप ये कर लोगे तो सबके टाइम का एक एवरेज निकाल दो, इससे आपको पता लग जाएगा कि एक नॉर्मल वर्कर को कितना फ्रीक्वेंसी पे इंटरवल देना है। क्लियर? तो फटीग स्टडी हमें क्या बताती है, ये आपको ये बताती है कि आपको कितने कितने इंटरवल पे एक वर्कर को क्या देना है, ब्रेक देना है, और कितना टाइम उसे लगता है वापस से काम पे आने के लिए एक एवरेज वर्कर को। फिर आती है आपकी मेथड स्टडी। मेथड स्टडी की अगर मैं बात करूं तो किसी काम को करने का एक बेस्ट मेथड क्या हो सकता है। ठीक है, अब आप उसे कैसे जज करोगे, उसे जज करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका उसने निकाला कि आप एक प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करो। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट, मतलब कई बार अलग अलग तरीके को यूज करो और उसमें से बेस्ट टेक्निक को चूज कर लो जिसमें कि मिनिमम यूटिलाइजेशन, मिनिमम वेस्टेज होगी रिसोर्सेज की, और आपकी सबसे मिनिमम कॉस्ट लगेगी। ठीक है, मतलब कॉस्ट ज्यादा नहीं लगनी चाहिए, स्टैंडर्ड डाउन नहीं होना चाहिए, और काम भी बहुत आराम से हो जाना चाहिए। ये था इसका बेस्ट मेथड। मतलब इसने इसके लिए क्या लगाया, असेंबली लाइन का कंसेप्ट यूज किया था। क्या यूज किया? असेंबली लाइन कंसेप्ट। असेंबली लाइन कंसेप्ट क्या होता है, जब आप एक प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल से लेके उसके फाइनल बनने तक की स्टेज को चेक करते हो कि इसमें एफिशिएंसी कितनी ज्यादा है। ये था असेंबली लाइन कंसेप्ट। तो बेसिकली वो यही देखना चाहता था कि मेथड कंसेप्ट में उसने यही अपना निष्कर्ष निकाला कि बेसिकली एक बेस्ट मेथड क्या होगा किसी भी काम को करने का। बहुत बार उसने ये चीजें ऑब्जर्व करी अलग अलग मेथड से, लेकिन उसमें से एक चुनना था उसे। फिर है टाइम स्टडी। अगर मैं टाइम स्टडी की बात करूं तो बेसिकली टाइम स्टडी हमें क्या बता, किसी भी काम को करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम क्या होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर एक स्टैंडर्ड टाइम पहले से नहीं होगा तो आपके वर्कर क्या करेंगे, वो तो बस टाइम पास करेंगे आखिर कैसे भी। अगर 8 घंटे ही आपको काम करना है तो आप ना उसमें देखो कि 8 घंटे में बंदा कितना काम करता है। ठीक है, और क्या वो उतना करके जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, तो आप पहले से क्या करोगे, एक स्टैंडर्ड टाइम बनाओगे। इसके लिए भी वो कहता है कि एक रूल ऑफ थंब नहीं होगा, सिर्फ मैनेजर अपने इंट्यूशन के बेस पे नहीं कह सकेगा कि भाई इतना टाइम लगता है, इतने ही देर में काम हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं करना, आपको एक साइंटिफिक इंक्वायरी परफॉर्म करनी है। आपने क्या करना है, आप एक एवरेज वर्कर को लेके आओ, उसे काम दे दो। ठीक है, और उसे ऑब्जर्व करो जब तक वो काम कर रहा है। ठीक है, आप अपने हाथ में स्टॉप वॉच ले लेना और देखो कितना टाइम उसे लगा कि एक टास्क को कंप्लीट करने में। ठीक है, और ऐसा ही काम आप कम से कम 100 बार यही स्टडी परफॉर्म करो। उसके बाद जो एवरेज बनता है टाइम का एक काम को कंप्लीट करने में, उसका एवरेज टाइम को क्या सेट कर दो, स्टैंडर्ड टाइम सेट कर दो। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो जो ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं ये नहीं हो पाएगा, और आपको अच्छे से पता रहेगा कि एक टास्क को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो आप अच्छे से कैलकुलेट कर पाओगे कि अगर ये वर्कर इतने टाइम से काम कर रहा है तो इसमें सही से प्रोडक्शन क्यों नहीं किया। ये तो होगी आपकी टाइम स्टडी। फिर हम मोशन स्टडी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने क्या जानने की कोशिश करी, वो ये जानना चाहता था कि एक बंदा जब काम करने बैठता है
तो उसके कौन कौन से ऐसे मोशंस होते हैं, कितनी बार उठना, इधर जाना उधर जाना, ठीक है, जो चीजें प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, कई बार काम में डिले हो रहा होता है। जैसे मैं भी अगर काम करने बैठूंगा तो मैं 2 बार इधर जा रहा हूं, फिर उधर उठा रहा हूं, ये लेके आ रहा हूं, वो लेके आ रहा हूं, तो ये क्या हो रहा है, ये मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो वो इन्हीं मूवमेंट्स को किसमें बांट देता है, प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव में। ठीक, कई बार आप उठोगे अपने बिजनेस के, अपने ऑफिस के काम के लिए, और कई बार आप उठोगे सिर्फ ऐसे ही घूम फिरने आने के लिए। तो जो आप काम से उठ रहे हो वो प्रोडक्टिव चीज है, और जो आप इधर उधर ऐसे ही होके आ रहे हो दोस्तों से मिलके, वो है अनप्रोडक्टिव चीज। तो उसने यही बोला कि आप एक बार ऑब्जर्व करो एक वर्कर को कि जब वो उठ रहा है तो वो प्रोडक्टिव मूवमेंट है या अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है, और उसमें से कोशिश करो कि अनप्रोडक्टिव के रीजंस क्या है। जैसे आप एक टूल बॉक्स उठाने के लिए कम से कम 10 बार बैंड हो रहे हो, ठीक है, तो आप उस टूल बॉक्स को ऐसी जगह पे रख दो ना कि आपको बार बार झुकना ही ना पड़े और आपके हाथ में ही चीज आ जाए। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या था, ये था कि आप अपने मोशन, जो अनप्रोडक्टिव मोशन है, उसको वहां से हटा देना, और वर्कर आराम से प्रोडक्टिव मूवमेंट के साथ काम को जल्दी से जल्दी कर पाए। तो ये थी आपकी मोशन स्टडीज, सारी स्टडीज हमारी कंप्लीट हो गई है। अब बात करते हैं डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम की, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे भी कई बार केस स्टडी का क्वेश्चन आता है। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम क्या कहता है कि एक वर्कर जब काम कर रहा है कंपनी में, एक एफिशिएंट वर्कर है, एक इनएफिशिएंट वर्कर है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूं, एक पिंकी नाम की लड़की है, एक चिंकी नाम की लड़की है। ठीक है, तो पिंकी क्या है ना, 1 घंटे में कम से कम 20 यूनिट बनाती है, और देखा जाए ये बनाती है 15 यूनिट, और कंपनी कहती है कि आपको 2 घंटे में कम से कम 40 यूनिट तो करनी ही करनी है। तो ये कंपनी का स्टैंडर्ड है कि 2 घंटे में कितनी करनी है, 40 करनी है। अगर ये हो जाएगा तो 1 यूनिट कितने की मिलेगी आपको, 4 रुपए के हिसाब से आपको आपकी पेमेंट मिलेगी। ठीक है, अब देखा जाए जब 2 घंटे की बात की गई तो पिंकी ने क्या करा, अपनी स्पीड बढ़ा के 45 यूनिट कर दी, लेकिन जब इसकी बात आई तो ये बस कितना कर पाई, 20 से 25 यूनिट ही कर पाई, मतलब ये उस टारगेट को भी अचीव नहीं कर पाई जो कंपनी ने बोला था। अब क्या होगा, यहां पर एफडब्ल्यू टेलर कहता है कि अगर एक पर्सन उतना भी अचीव ना कर पाए जितना हमारा टारगेट है, तो उसके पीस वेज सिस्टम को 4 से घटाकर कितना कर दिया जाएगा, सिर्फ 3 रुपए कर दिया जाएगा। मतलब उसे ये काम सही से ना करने के अब 4 की बजाय कितने रुपए मिलेंगे, सिर्फ 3 रुपए मिलेंगे पर यूनिट के अकॉर्डिंग। क्लियर है ये चीज। अब देखा जाए ये एक तरीके की क्या हो गई, ये इनएफिशिएंट वर्कर है जो काम सही से नहीं कर पा रही, तो इसी वजह से इसका जो पीस वेज सिस्टम था वो क्या कर दिया हमने, कम कर दिया। अब यही बात मैं पिंकी के लिए कहूं तो 4 रुपए तो मिलने थे ना 40 पे, इसलिए तो 45 कर दिया, तो अब कंपनी उसको हर एक यूनिट के हिसाब से 5 रुपए देगी। तो इससे क्या है, एफिशिएंट और इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज को बांटा जा सकता है, और इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज को इससे मोटिवेट किया जाएगा। जब एफिशिएंट एम्प्लॉय को हम ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड देंगे हर एक यूनिट के प्रोडक्शन के बेसिस पे, तो वो भी अपने आप क्या करेंगे, मोटिवेट होंगे, और इससे कंपनी का ज्यादा से ज्यादा फायदा होएगा। फिर लास्ट हमारे पास आता है मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन की बात अगर मैं बोलूं तो ये हमने कहां पे देखा था, ये हमने एक तो दिखा था हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में, ठीक है, फिर कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में भी हमने यही देखा। ठीक है, तो यहां पर उसने भी यही कहा है एफडब्ल्यू टेलर ने कि मेंटल रेवोल्यूशन बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपनी में 2 तरीके के ही ग्रुप होते हैं। कौन कौन से, एक होता है वर्कर, दूसरा होता है मैनेजमेंट। ठीक है, अब वर्कर का सोचना क्या होता है, भाई हमसे तो पूछा ही नहीं जाता, हमें हमेशा ओवरबर्डन रखा जाता है, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। उसी जगह मैनेजमेंट क्या सोचता है, मैनेजमेंट क्या कहते हैं, वर्कर क्या सोचते हैं, वर्कर का ये सोचना, मैनेजमेंट का ये सोचना होता है कि एक वर्कर कुछ काम करते ही नहीं है, सिर्फ यहाँ पे काम चोरी करते हैं आके, और हमारे ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये लोग समझते ही नहीं है। तो बेसिकली उन्हें चाहिए क्या, उन्हें बेसिकली चाहिए कि आप अपने माइंड के मेंटल रेवोल्यूशन को, ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग में कन्वर्ट कर लो, एक दूसरे का साथ दो। ठीक है, एक दूसरे के प्रति जो आपने व्यवहार डेवलप कर रखा है कि वो तो कुछ नहीं करते और ये तो सिर्फ खाली बैठे रहते हैं, ये नहीं सोचना। इससे क्या होगा, कंपनी के गोल्स क्या है, टाइम पे अचीव नहीं हो पाएंगे। तो आपने क्लैश नहीं करना, आपने मिलके काम करना है एक दूसरे के साथ। फिर लास्ट आपके पास टॉपिक आता है टेलर एंड फेवल प्रिंसिपल आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। क्या ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? बिल्कुल जुड़े हुए हैं। मैं आपको 3-4 चीजें बताता हूं कैसे जुड़े हुए हैं। पहली चीज की दोनों एम्फेसिस करते हैं डिवीजन ऑफ वर्क पे। ठीक है, दोनों किस पे काम करते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क पे। जैसे आप देखोगे ये फंक्शनल फोरमैनशिप है, फंक्शनल फोरमैनशिप डिवीजन ऑफ वर्क को ही तो डिवाइड करती है। वो भी तो काम को बांट रहे हैं 8 पार्ट्स में कि हर बंदा अपना स्पेशलाइज पार्ट को देखेगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि डिवीजन ऑफ वर्क दोनों के पास है। दोनों क्या कर रहे हैं, एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं वर्कर की। किसको बढ़ा रहे हैं, एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। तो दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा देखा जाए इन दोनों के प्रिंसिपल्स को फील्ड ऑफ स्टडी, मतलब बेसिकली स्टडी मैनेजमेंट को स्टडी करने में क्या है, बहुत ज्यादा काम आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तीसरी चीज हो गई। और चौथी चीज क्या करोगे, चौथी चीज आप लोग ढूंढोगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया।
ठीक है। तो ये 3 चीजें तुम्हारे लिए काम की थी लास्ट वाले टॉपिक में, और बाकी पूरा चैप्टर हमने कवर कर लिया बहुत अच्छे से भाई। फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर इतने डीप में इसलिए पढ़ाए हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा आपके पेपर में काम आने वाले हैं। इन्हीं के ऊपर बेस रहेंगे आपकी आगे के चैप्टर। अगर वो भी क्लियर नहीं होंगे तो, अगर ये भी क्लियर नहीं होते तो वो भी क्लियर बिल्कुल नहीं हो पाते। अब हम आगे जितने चैप्टर आएंगे उनको सिर्फ क्या करेंगे, जो पेपर में इंपॉर्टेंट आते हैं, रैपिड रिवीजन करके उनको खत्म करेंगे। और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक असाइनमेंट मिलेगा जिसमें PYQs होंगे, ठीक है। तो साथ साथ करते जाओ और 22 तारीख आग लगाएंगे फिर उस दिन, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।